हेलो डियर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। हम क्लास ट्वेल्थ में आ चुके हैं और हम अब पढ़ने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का एक खूबसूरत सा सिलेबस, जहां शुरुआत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से होती है। पूरे सिलेबस को अगर हम बहुत गौर से समझें और देखें तो हमें पूरे सिलेबस के अंदर जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो ये है कि पहला पार्ट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। बुक वन करके जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बुक वन, और ये सेगमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही आने वाला है। बुक टू में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है जिसको हम ऑप्टिक्स बोलेंगे। और ऑप्टिक्स में दो तरह की ऑप्टिक्स अपने सामने आएगी। फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड इज वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न के बाद हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के बाद कम्युनिकेशन। और ऐसे करके हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। सर बात के तो आपने यूनिट्स बताए, शुरुआत वाला तो कुछ बताया ही नहीं। ये फर्स्ट बुक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ये एक पूरी किताब है 1000 पन्ने के आसपास की। और यकीन मानिए कि आपकी लाइफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आगे पीछे ही घूम रही है, या ये कह लीजिए कि आपकी पूरी लाइफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉस से ही गवर्न होने वाली है, होती है। ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको समझने के लिए मैं छोटी छोटी सी बातें आपको बताता हूँ। कहानी की शुरुआत जो है वो 19वीं सेंचुरी से करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए या इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हुए बहुत सारे फिनोमेनास ऑब्जर्व किए जाते थे। इनसे जुड़े हुए कई सारे लॉज बने हुए थे, फैराडे के लॉज वगैरह हम लोगों ने 11th में पढ़े हैं। वो सारे लॉज इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े थे। मैग्नेटिज्म से जुड़े भी बहुत सारे लॉज थे, और मैग्नेटिज्म से जुड़े हुए सारे फिनोमेनास को एक्सप्लेन करते थे, और उनमें कोई परेशानी नहीं थी। दुनिया अच्छी चल रही थी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी चार्जेस के फ्लो से, मैग्नेटिज्म जनरेट होता था करंट से। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साहब एक साइंटिस्ट थे। उनके दिमाग में आया कि जब दोनों ही फिनोमेनास का रूट कॉज चार्ज है तो दोनों फिनोमेनास आपस में इंटर रिलेटेड होने चाहिए, ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी कुछ थ्योरी डेवलप करी जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और कुछ मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के लॉज को, स्पेसिफिकली एम्पियर सर्किटल लॉ को अमेंड करके, करेक्ट करके, इलेक्ट्रिसिटी के इंडिपेंडेंट लॉज और मैग्नेटिज्म के इंडिपेंडेंट लॉज को उन्होंने कंबाइन किया। और जब इन दोनों को कंबाइन किया तो मालूम पड़ा कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, इंटर रिलेटेड हैं। एक से दूसरी बनती है, दूसरे से पहली बनती है, और इनसे मिलजुल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है जिसको हम अपनी लाइट कहते हैं। और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये उन्होंने प्रूव किया। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने फिनोमेनाज हैं उसको शुरुआत में हम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फिनोमेनाज को बिल्कुल अलग पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म को बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। ये पूरी पूरी यूनिट्स होंगी, और यूनिट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। हम लोग मतलब 300-300 सवाल एक एक पार्ट में लगा रहे होंगे, 300-300 400 क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। थ्योरी भी कम नहीं है। उसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, और एंड में पढ़ना है इस कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप जो निकल के आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ऐसे करके हमारी बुक वन खत्म होगी। ये सिलेबस का पार्ट है। बात का हिस्सा ऑप्टिक्स है, छोटा है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है। यहाँ पर कहानी ये है कि इलेक्ट्रिसिटी चाहे मैग्नेटिज्म, दोनों का जो ओरिजिन है वो चार्ज की वजह से है। तो अगर चार्ज की कहानी है तो चार्ज की कहानी ऐसी है कि भाई चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे है। क्या होता है वो अभी डिस्कस करेंगे, पर अगर ये होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे है तो चार्ज जिस पार्टिकल पर है वो पार्टिकल हमें कभी दिखता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा ही नहीं, प्रोटॉन किसी ने देखा ही नहीं। इसका मतलब जो चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रियलिटी में क्रिएट कर रही हैं उन चीज़ों को आपने देखा नहीं है। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखने वाली एंटिटी नहीं है ना। एक प्लस चार्ज मान लो यहाँ रखा हो और एक प्लस चार्ज यहाँ रखा हो, तो आप कहोगे पहले वाले प्लस चार्ज ने दूसरे वाले प्लस चार्ज को रिपेल किया, दूसरा वाला भी पहले वाले को रिपेल ही कर रहा होगा। एक्शन रिएक्शन तो हर जगह होल्ड करता है भाई, अच्छी बात है। लेकिन ये फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की है, और कैसे फोर्स लग रही है ये चीज़ दिखती नहीं है। मतलब चीज़ें इमेजिन बहुत करनी पड़ेंगी इस पार्ट में, है ना। मैग्नेटिज्म के फिनोमेनास को, इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेनास को इमेजिन बहुत करना पड़ता है। इमेजिनेशन इज़ वेरी मच नीडेड। ठीक। तो अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से आके जनरेट होती है, जो मैक्सवेल साहब की थ्योरी थी। वहाँ से साइंटिस्ट के दो सेक्टर्स बढ़ जाते हैं। शुरुआत में साइंटिस्ट माने जाते थे कि एक्सपेरिमेंटलिस्ट होते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करके उनके रिजल्ट से लॉ क्रिएट करते हैं। मैक्सवेल साहब के बाद चीज़ें थ्योरी से होने लग गई, मतलब बहुत स्टैंडर्ड, बहुत बिना किसी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के थियोरेटिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक जो शुरुआत मैक्सवेल ने की, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट थियोरेटिकल साइंटिस्ट आ गए, थ्योरीज डेवलप होने लगी बहुत ज़्यादा।
तो ये शुरुआत का हिस्सा जो है ये हमें पढ़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का जो ओरिजिन है वो चार्ज है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी में शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं? चार्ज से, कि चार्ज आखिर सही मायनों में चीज़ क्या है। तो पहली जो हमारी हेडिंग होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हुए वो होगी चार्ज। मैं आपको बता दूं कि मैं 12th की पूरी फिज़िक्स जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हिस्सों को बहुत एग्जॉस्टिवली कवरेज करूंगा। एनसीईआरटी पूरी कवर होगी सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, और आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से भी मैं किसी भी बोर्ड के कंटेंट को, उसके पैटर्न को छोड़ने वाला नहीं हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लगा रहे होंगे। इसके बीच में जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन नीट के प्रिपरेशन वाले बच्चों के फिज़िक्स हैंडल से बोलता हूँ कि अगर आप मेरा कोर्स फॉलो करते हैं तो आपको नीट की फ़िज़िक्स में एक भी हर्डल नहीं मिलने वाला है अगर आप मेरे कोर्स को गो थ्रू करते हैं कम्प्लीटली। तो चलिए शुरू करते हैं चार्ज की कहानी। चार्ज है क्या, समझो। चार्ज की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जिनमें से एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स that causes electrical forces between them। चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वो प्रॉपर्टी है जो उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जनरेट करता है। ठीक है, मतलब चार्ज, सबसे पहली बात क्या है कि प्रॉपर्टी है, मतलब चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है। तो मन से भ्रम निकालें कि चार्ज कोई पार्टिकल है। पार्टिकल इज चार्ज्ड, पार्टिकल के पास चार्ज होता है। चार्ज अपने आप में कोई पार्टिकल नहीं है। चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, खासियत है। ठीक, कैसी खासियत है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसको किसी पार्टिकल से छीना ना जा सके, अलग ना किया जा सके, बढ़ाया ना जा सके। जैसे इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना है, जब तक इलेक्ट्रॉन है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पास उतना चार्ज है। उसको ना कम किया जा सकता है, ना ज़्यादा किया जा सकता है, ना उससे छीना जा सकता है, ना उसको दिया जा सकता है। सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अच्छा, किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? तो टर्म आया है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। व्हाट आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स? मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, दुनिया जिससे मिलकर बनी है। तो दुनिया तो छोड़ो, सबसे छोटे पे आ जाओ। ऑल्दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पर हम अपने सिलेबस में मान के चलेंगे क्वार्क्स जैसी कोई चीज़ नहीं है, या ये कह लें कि हमने अभी तक उस दुनिया को देखा ही नहीं है कि क्वार्क क्या होता है और ये क्या होता है, वो क्या होता है, हमें नहीं जानना है। हमें बेसिक मतलब है कि एलिमेंट्री पार्टिकल मेरे लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही रहने वाले हैं। और हम बचपन से इस बात को जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे सच कोई चार्ज नहीं पाया जाता, तो वी एक्सक्लूड न्यूट्रॉन्स फ्रॉम आर डिस्कशन। तो हमारे लिए कौन बचा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। कहानी अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ही है तो इसका मतलब एक ही निकल के आता है कि मैं एलिमेंट्री पार्टिकल जब शब्द बोलूँगा चार्ज के हवाले से, तो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को पकड़ के चल रहे होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वो प्रॉपर्टी जो उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जनरेट करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो गई? ये प्लस और प्लस, अगर कोई दो चार्जेस हों तो आपस में रिपेल कर रहे होते हैं, ये हम लोग बचपन से सीख के आए हैं। ये जिस ओरिजिन की फोर्स है, दिस ओरिजिन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन एक और देखो, मान लो चार्ज नहीं है और एक मास है m1, एक मास है m2, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? हाँ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स है। ये अलग ओरिजिन की फोर्स है, ये ग्रेविटेशन टाइप की फोर्स है, ये बिल्कुल अलग तरह की फोर्स है जो चार्ज की वजह से आती है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बोलते हैं। ठीक, तो चार्ज हो गया भाई। अब बात आती है कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जिसको बोल रहे हैं, क्या वो चार्ज पर डिपेंड करती है? तो हम कहते हैं हाँ, जितना ज़्यादा चार्ज होगा फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि फिर तो फोर्स के मैग्नीट्यूड से, इफ़ आई हैव अ पार्टिकल एंड अदर पार्टिकल जिन पे कुछ चार्जेस हों, लेट अस से Q1 एंड Q2, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कुछ फोर्स से, मान लो F फोर्स लग रही है। अगर ये F ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि Q1 एंड Q2 का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। अच्छा, अगर फोर्स छोटी है तो Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा है। यानी फोर्स के अमाउंट से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक पार्टिकल पर कितना चार्ज है, कंपेयर कराया जा सकता है। बिल्कुल, यानी वी कैन मीज़र द अमाउंट ऑफ चार्ज। बिल्कुल सच बात है। अगर वी कैन मीज़र द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो फिर 11th क्लास का एक टॉपिक याद करो, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें ये कहा जाता था कि किसी भी बॉडी का ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसा एस्पेक्ट, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मीज़र कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट ना हो, मेरे लिए कुछ और, किसी और के लिए कुछ और, ऐसा ना हो। 4 मीटर हाइट 4 मीटर ही होती है,
वो मेरे और किसी और के लिए नहीं बदलती, मीजरेबल है, फिक्स्ड है। ऐसी मीजरेबल क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो चार्ज को मीज़र किया जा सकता है तो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। पहली बात तो ये। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी हमने दो तरह की पढ़ी, वन इज स्केलर, अदर इज वेक्टर। तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? तो जवाब है कि सर जी स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, कोई भी स्केलर हो चाहे वेक्टर हो, उसकी कोई यूनिट होती है? तो बिल्कुल यूनिट होती है। यूनिट के नाम पे हम ये देखते हैं कि हमारे सामने यूनिट के नाम पर दो तरह की यूनिट्स आती हैं। एक तो आती है एसआई और दूसरा आती है सीजीएस। ठीक, यही दो स्टैंडर्ड यूनिट्स अपने को पढ़नी है। एसआई जो यूनिट है चार्ज की वो है कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने चार्जेस के फोर्सेस के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके फोर्स के नेचर को, उसके मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से उनके नाम पर इनकी एसआई यूनिट रखी गई। कैपिटल सी इसका सिंबल होता है। सीजीएस यूनिट्स दो तरह की कही जाती हैं, एक होती है ईएसयू, एक होती है ईएमयू। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्ज जब रुका हुआ हो, स्टैटिक स्टेट में हो, रुका हुआ हो, उस वक्त जब हम सीजीएस यूनिट लिखते हैं तो ईएसयू लिखते हैं। इस ईएसयू को हम स्टैट कूलम बोला करते हैं, स्टैट कूलम। और ईएमयू जो है इसको हम एब कूलम बोला करते हैं। ठीक, स्टैट कूलम और एब कूलम बोला करते हैं। ये बात दिमाग में रखनी है कि सीजीएस दो तरह की हो गई, एक ईएसयू एक ईएमयू, स्टैट कूलम और एब कूलम। एसआई कौन है? कूलम, सिंपल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, कुछ खास बातें करते हैं। देखो क्या, ऐसा समझते हैं कि चार्ज की भाई यूनिट पढ़ ली हमने। यूनिट पढ़ी हमने कौन सी? कूलम। और फिर दो सीजीएस यूनिट पढ़ी, एक पढ़ी स्टैट कूलम और एक पढ़ी एब कूलम। यूनिट जब हम चार्ज को दौड़ते हुए देखेंगे, मतलब मोशन में देखेंगे, और फिर सीजीएस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे तो एब कूलम, और रेस्ट पे देखेंगे तो स्टैट कूलम। ऑल्दो फिजिक्स के पूरे करिकुलम के अंदर कहीं भी स्टैट कूलम और एब कूलम का इस्तेमाल हम करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। हम उसकी एसआई यूनिट को ही पकड़ के चलने वाले हैं। ठीक, इस बात को दिमाग में रखें, हम इसको बदलने वाले नहीं हैं किसी कीमत पर। अच्छी बात, सब ठीक है, चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब बात आती है चार्ज की, कि चार्ज बिहेव कैसे करता है, चार्ज क्या क्या करता है। तो आइए देखिए चार्ज क्या क्या करता है। चार्ज का बिहेवियर चार्ज के स्टेट पर डिपेंड करता है। मतलब चार्ज का स्टेट पर डिपेंड करता है, क्या मतलब? देखो, चार्ज अपने मोशन के स्टेट के अकॉर्डिंग तीन तरह से रह सकता है, या कोई भी पार्टिकल, नॉट ओनली चार्ज। या तो वो रेस्ट पे होगा, या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा, या तो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा होगा। एक्सेलरेशन में भी कांस्टेंट, में भी वेरिएबल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मतलब इससे या तो पार्टिकल रुक सकता है, या तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, दैट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड थर्ड इज वो एक्सेलरेटेड हो सकता है। तीन स्टेट ऑफ मोशन मुझे दिखाई देते हैं। जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो चार्ज अलग तरह से बिहेव करता है। हम कहते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ना सिर्फ ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, बल्कि ये कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक, और हमें जब चार्ज ऐसा रेस्ट पर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ेंगे, चार्ज के रुके होने पर जो वो बिहेवियर शो करता है। ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो मुझे पता है कि चार्ज अगर एक दिशा में दौड़ने लग जाए तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दौड़ेगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। और हमने 10th क्लास में ये बात सीखी है कि जहाँ कहीं भी एक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है उसके साथ जुड़ी हुई है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड उसके अलॉन्ग विद पढ़ने वाले हैं। और जब चार्ज एक्सेलरेट होता है, या इसको कह लें कि डीसेलरेट होता है, तो जब डीसेलरेट होता है तो उसकी एनर्जी में कमी आती है, क्योंकि पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, स्पीड कम हो रही है तो एनर्जी कम हो रही है। और ये घटती हुई एनर्जी को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सच एज लाइट के फॉर्म में एमिट करता है, रेडिएट करता है, निकालता है अपने अंदर से। तो हम तीन सेगमेंट में चार्ज की प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। चार्ज का बिहेवियर देखिए, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के अकॉर्डिंग बदलता चला जाता है। जैसे ही उसका स्टेट बदलता है चार्ज का बिहेवियर बदलता है, जैसे उसका स्टेट बदलता है चार्ज का बिहेवियर बदलता है। और रियलिटी तो ये है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर एट रेस्ट, तो रेस्ट पे तो है नहीं, और ना ही वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे। तो मतलब ये तीनों जो
बिहेवियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा वो दिखा रहे हैं। हमें क्या पढ़ना है? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब हम एटॉमिक लेवल पे नहीं जाने वाले, हम बड़ी दुनिया में रहने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि हम ऐसे केसेस पढ़ेंगे शुरुआत में जहाँ चार्ज पक्का पक्का रेस्ट पे होगा, फिर ऐसे केसेस पढ़ेंगे जहाँ पक्का पक्का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चल रहा है, फिर ऐसे केसेस पढ़ेंगे जहाँ पे पक्का पक्का वो डिसेलरेट या एक्सेलरेट हो रहा है। इन 3 सेगमेंट्स में अलग अलग करके चीज़ों को पढ़ेंगे और बाद में सबको मर्ज कर लेंगे, तो एक ओवरव्यू चीज़ों का हो जाएगा और एक कमांड इस टॉपिक पे हमारी हो जाएगी। तो चार्ज ऐसा है। अब सोचकर देखो कि 6-7 महीने के इतने सारे चैप्टर्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हमें पढ़ने हैं, और चार्ज से ही सारा कुछ ओरिजिन है, तो इसका मतलब हमें चार्ज की कुछ तो प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पे दोबारा जंप करते हैं। वी हैव स्टडीड कि चार्ज क्या है। चार्ज की डेफिनेशन में सीखी, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी फंडामेंटल पार्टिकल विच कॉजेज इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बिटवीन देम। बिल्कुल सीधी बात। उसके बाद हमने ये सीखा कि चार्ज जो है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर है। दूसरी बात ये कि उसकी एसआई यूनिट कूलम होती है, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जब चार्ज को मूवेबल मानते हैं उस वक्त हम उसको एप कूलम करके लिखते हैं। खैर, उनको जाने देते हैं। अब चार्जेस के टाइप्स पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के चार्जेस पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस 2 ही तरह के पाए गए आज तक, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या इनको कुछ और नाम दिया गया था? 2-3 बार इनके नाम बदले हैं हिस्टोरिकली, लेकिन एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इसको नाम दिया 2 तरह के चार्जेस, मतलब 2 तरह के चार्जेस को नाम देने की उन्होंने कोशिश करी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। वन टाइप ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव। दिमाग में एक बात रखना कि फिजिक्स में जब हम पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं तो इसका मतलब कतई 0 से बड़े और 0 से छोटे से नहीं होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव फिजिक्स में 2 चीज़ें डिफाइन करता है। एक तो वो ये डिफाइन करता है कि डायरेक्शन क्या है। अगर राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो लेफ्ट इज नेगेटिव। हम उल्टा भी कर सकते हैं, लेफ्ट को पॉजिटिव माने तो राइट इज नेगेटिव। तो जस्ट ऑपोजिट को शो करने के लिए होता है। अगर ये डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा है तो नेचर को शो कर रहा है। नेचर मतलब अगर कोई चार्ज किसी एक तरह का है जिसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो दूसरा चार्ज पाया जा रहा है वो उसका जस्ट ऑपोजिट नेचर का है, इस वजह से हम उसको ऑपोजिट शो करने के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं। ये टाइप्स ऑफ चार्जेस हो गए। 0 से छोटा 0 से बड़े से मतलब नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव अगर साथ में रखे होंगे तो पक्का पक्का रिपेल ही करने वाले हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अगर साथ में रखे होंगे तो पक्का पक्का अट्रैक्ट ही करने वाले हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई एज सच एक्सेप्शन नहीं है कि आप कहो कि नहीं यार कभी कभी प्लस माइनस रिपेल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। ये तो टाइप्स ऑफ चार्जेस हो गए, इनका बिहेवियर हो गया। टाइप्स ऑफ चार्जेस के बाद हम कहें कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट चार्ज। तो मेरे हिसाब से किसी भी बॉडी के पास, जैसे एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी लो, एक वाटर की ड्रॉपलेट ले लो, तो एक वाटर की ड्रॉपलेट में भी हज़ारों करोड़ों क्या करोड़ों से बहुत ज़्यादा करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। हर एक वाटर का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चार्ज किस पे है? चार्ज तो सर इलेक्ट्रॉन पे है। अगर चार्ज सही मायनों में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे है और प्रोटॉन पे है, प्रोटॉन तो कहीं भागता नहीं, वो तो एटम न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है, तो दौड़ कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। यानी चार्ज कहीं भी ट्रांसफर होगा तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। इलेक्ट्रॉन या तो आएगा या तो जाएगा, 2 में से एक काम करने वाला है इलेक्ट्रॉन। दोनों ही तरह से जो रिस्पॉन्सिबल है किसी बॉडी पे चार्ज आने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज सबसे छोटा किस पे हो सकता है? तो भाई इलेक्ट्रॉन पे ही होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है। प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है। तो स्मॉलेस्ट चार्ज इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और ऑन प्रोटॉन, जिसका सिंबल होता है ई। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये इतना बड़ा चार्ज बताया किसने? मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने बता दिया। ये भैया -19 कूलम है, इस पर विशेष ध्यान रखना, ये बहुत छोटा नंबर हो गया है। मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगा देता हूँ, इसलिए कि प्लस प्रोटॉन पे और माइनस इलेक्ट्रॉन पे। अगेन सेइंग कि माइनस डजंट मीन 0 से छोटा, दोनों पे मैग्नीट्यूड बराबर होता है, ऑपोजिट नेचर का होता है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को और छोटा नहीं किया जा सकता, इनके चार्जेस को और छोटा नहीं कर सकते। एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। चार्ज अपने आप में पार्टिकल नहीं है, मतलब पार्टिकल है तो उसकी प्रॉपर्टी है, और पार्टिकल नहीं तो प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि जब भी कहीं चार्ज पाया जाएगा तो वहां पे कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता होगा। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि चार्ज कम्स अलोंग विथ मास। भाई अगर पार्टिकल है तो उसका मास भी तो है, बिल्कुल मास है। अगर पार्टिकल का मास है तो उस पर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर चार्ज है तो पक्का पक्का पार्टिकल के ही ऊपर होने वाला है, और पार्टिकल है तो उसका मास तो है ही। अच्छा, तो ये तो कॉमन सेंस है, पार्टिकल तो होगा तो मास तो होगा ही। नहीं नहीं, सुनो,
जैसे 11th में हम पढ़ के आए कि फोटोन को भी पार्टिकल समझा गया, पर इस फोटोन साहब के पास कोई मास नहीं होता, हम बोलते हैं जीरो रेस्ट मास। जीरो रेस्ट मास है तो इस पर चार्ज कितना है? चार्ज जीरो है। कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका नेट रेस्ट मास जीरो है, उस पर चार्ज भी कितना रहेगा? जीरो। तो सिर्फ मटेरियल पार्टिकल्स, एनर्जी पार्टिकल नहीं, मटेरियल पार्टिकल पर ही चार्ज हो सकता है। ठीक है ना ये बात। अब चार्ज की अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है सर? अगली प्रॉपर्टी जो है बेटे वो बहुत खास है, दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर, ये एडिटिव नेचर क्या है? आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ कैसे जाते हैं? जैसे मान लो कोई विसिनिटी ली गई, उसमें कहा गया कि +1 कूलम चार्ज, +3 कूलम चार्ज, -2 कूलम चार्ज, -1 कूलम चार्ज, ऐसा रखा हुआ है। और फिर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज टोटल चार्ज, तो तुम सीधा सीधा कहने वाले हो कि सर +1 +3 -1 -2, +1 -1 -2 और +3 कट गए तो बचा +1 कूलम चार्ज। यानी इस सिस्टम में जो भी मुझे दिया गया, जो टोटल चार्ज इस सिस्टम में बाउंडेड है, दैट इज +1 कूलम्स। तो बहुत सिंपल सी बात है। इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट अस से मेरे पास हाइड्रोजन है, एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है, चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -E, प्रोटॉन पे चार्ज है +E, इलेक्ट्रॉन पे है -E। टोटल कितना हुआ? 0। अगर टोटल चार्ज आया 0 तो इसका मतलब ये जो एटम है ये तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि एटम तो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सिस्टम में कई सारे चार्जेस रखे हों तो मुझे Q टोटल लिखना चाहिए, Q1 + Q2 + Q3 + सो ऑन। जितने भी चार्जेस उस सिस्टम में मौजूद हैं उनको आप छोड़ दीजिए। अलजेब्रिक सम, कोई स्केलर क्वांटिटी है तो भाई कोई डायरेक्शन तो है नहीं, लेकिन हाँ ये सत्य है कि अगर आप ऐसे इसको जोड़ रहे हैं तो सारी वैल्यूज़ साइन के साथ ही रखनी चाहिए। अगर आपने साइन के साथ वैल्यूज़ नहीं रखी तो फिर आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्लस चार्ज जो है वो माइनस चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल आउट करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक, ये एडिटिव नेचर हो गया। इसके बाद की कहानी क्या है? एडिटिव नेचर होने के साथ एक स्टोरी आती है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज रियली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? समझो भाई, एक शब्द है क्वांटा, मैं लिख देता हूं यहां पे, क्वांटा। इस क्वांटा का मीनिंग क्या है वो भी समझो। क्वांटा का मीनिंग है पैकेट से। ये आपने 11th में पढ़ रखा है, मैक्स प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी थी, वहाँ पर वर्ड कॉइन हुआ था क्वांटा, पैकेट। जैसे 10 रुपये के कुरकुरे के पैकेट्स हैं, आपको मना किया जाए कि आप कुरकुरे के पैकेट को फाड़ नहीं सकते, पैकेट को छोटा नहीं कर सकते, तो आप 10 रुपये के कुरकुरे के पैकेट लेके आइए। आप लेके आए, ढेर सारे रखे हुए हैं, हर पैकेट में 10 ग्राम कुरकुरे हैं, यानी कि 1 पैक इज इक्वल टू 10 ग्राम्स। फिर आपसे कहा जाए कि आप 100 ग्राम कुरकुरे दीजिए, तो आप कहेंगे 10 पैकेट्स हैं। आपसे कहा जाए 50 ग्राम्स दीजिए, आप कहेंगे 5 पैकेट्स हैं। हम कहेंगे आप 55 ग्राम्स दीजिए, आप कहोगे हो ही नहीं सकता। क्यों? एक पैकेट 10 ग्राम का, या तो 50 ग्राम मिलेंगे तो 60 ग्राम मिलेंगे। फिर आप कहोगे पैकेट को छोटा कर लो, तो मान लो उससे छोटा पैकेट आप ले आए 5 ग्राम वाला, आपने 55 ग्राम दे दिए इस बार। लेकिन आपसे कहा जाए 53 ग्राम्स दीजिए, आप कहोगे नहीं, या तो 50 या तो 55, बीच का तो है नहीं मेरे पास, एक एक पैकेट है और पैकेट छोटा हो नहीं सकता। और सबसे छोटा पैकेट कौन सा आ रहा है? 5 ग्राम वाला ही आ रहा है, इससे छोटा पैकेट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चीज़ों को कॉन्टिन्यूअस ना लिया जाए, डिस्क्रीट लिया जाए, यानी कि पैकेट्स में लिया जाए, जैसे पानी है, फ्लो हो रहा है, तो आप 1 ग्राम भी गिरा सकते हो, 1.5 भी, 1.35 भी, कुछ भी, वट एवर। लेकिन अगर वो डिस्क्रीट है, पैकेट्स में मिल रहा है, तो पैकेट्स में जो मिल रहा है, तो पैकेट्स के अमाउंट के मल्टीपल में ही आपको क्वांटिटी मिलेगी, उसके इन बिटवीन बीच में नहीं मिल सकती। तो ये मतलब है क्वांटाइजेशन से। ठीक, अब इस क्वांटाइजेशन से चार्ज का क्या रिलेशन है वो समझो। चार्ज का बहुत सीधा, सच्चा, सरल, प्यारा रिलेशन है। वो ये है कि चार्ज होता तो सर इलेक्ट्रॉन पे है। सबने कहा अच्छी बात है, होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला, तो जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गया उस पर नेगेटिव चार्ज आया, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो जो भी चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से हो रहा है। तो जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, n इलेक्ट्रॉन जाएंगे।
n कभी भी आधा पौना नंबर नहीं हो सकता, इट मस्ट बी ए इंटीजर वैल्यू। तो सिंपल बिल्कुल आसान सी बात है कि इट मस्ट बी इंटीजर वैल्यू, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4, या तो 5, या तो 6, 7, 8, 9, 9.5 नहीं हो सकते, 9.5 नहीं हो सकते, 9.25 नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन को कहाँ तोड़ोगे? क्यों सर, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं तोड़ सकते? हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज पर आर कोर्स। अगर इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को और छोटा नहीं किया जा सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड मस्ट बी इक्वल टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, Q इक्वल्स NE। इसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मतलब वो जो 10 रुपए के कुरकुरे और 5 रुपए के कुरकुरे थे, उसमें से सबसे छोटा वाला पैकेट था, वो हमारा इलेक्ट्रॉन ही तो है चार्ज के लिए। कुरकुरे इज चार्ज एंड पैकेट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज को लेके आ रहा है, ठीक। ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, जिसको 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स बोलते थे। और ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। और ये कौन है? ये है टोटल चार्ज। कोई परेशानी नहीं? अच्छी बात है, ये तो बड़ा आसान है। मतलब हम 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अपने फर्स्ट टर्म में हर स्कूल में पूछा जाता है, तो अपन कर भी लेते हैं। ऑल दो इस सवाल को हम 10th स्टैंडर्ड में किया करते थे। पूछा जाता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज बना सकते हैं? बड़ा आसान है, सिंपल है, बहुत ही लल्लू है। इसको करने के लिए एकदम सिंपल मेथड का आप इस्तेमाल करें। क्या कहें? Q इक्वल्स NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे पूछने हैं, यही तो पूछे गए हैं। लेकिन कितना चार्ज बनाया जाना है वो तो कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज लाना है, यानी जो भी चार्ज ट्रांसफर होना है दैट इज 1 कूलम्स। तो हम इसको 1 कूलम रख लेते हैं। N की वैल्यू अपने को नहीं पता है, और E तो सदा भार है, सत्य है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सबसे पहले आप यूनिट से यूनिट को उड़ा दीजिए, और N की वैल्यू बन गई 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18। ये है नंबर ऑफ प्यारे सुंदर अच्छे टिकाऊ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये हो गए। तो 1 कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर आपको याद हो जाना चाहिए। अब आपसे हम ये भी पूछ सकते हैं, या आप ट्राई करिएगा खुद, कैलकुलेशन है, कंसेप्ट तो उसमें कुछ भी नहीं बचा। अगर Q बराबर 1.3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स चार्ज क्रिएट करना हो तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? अगर टोटल चार्ज 4.2 इंटू 10⁻³ कूलम्स अगर मुझे चार्ज क्रिएट करना हो तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? और ये भी पता करिए कि क्या ऐसा चार्ज क्रिएट भी किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर इस चार्ज को क्रिएट करने में आधा पौना इलेक्ट्रॉन और लगना हो तो फिर ये क्रिएट नहीं किया जा सकता, ठीक। तो ये आप 2 सवाल लगाइएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं, ये आपका काम। बेसिकली डिवीजन है और कुछ नहीं है। नो न्यू कंसेप्ट, नो स्पेशल खास बढ़िया कोई डिस्कवरीज इन्वॉल्व, तो उसको छोड़ते हैं। क्वांटाइजेशन हो गया। इस क्वांटाइजेशन के बाद एक रूल आता है, दैट इज मास वर्सेस चार्ज। ये क्या हुआ यार? गौर से सोचो, चार्ज और मास पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। जब पार्टिकल के पास चार्ज होगा तो पक्का उस पार्टिकल के पास मास होगा। तो इन दोनों में कोई कंट्रास्ट है क्या? बिल्कुल कंट्रास्ट है। ऐसा है कि पार्टिकल का जो मास है इट कैन वेरी, और चार्ज जो है इट डजंट वेरी। तो कैसे भाई मास कैसे बदल जाता है? अपन तो मास अभी तक 11 तक कांस्टेंट पढ़ते आए थे। नहीं समझाता हूँ। देखो, आइंस्टीन की थ्योरी थी रिलेटिविटी की थ्योरी। उस रिलेटिविटी की थ्योरी में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से एक रिजल्ट निकल के आता है। ऑल्दो उसको अभी 12th में आप आए हो तो ऐसा नहीं है कि हम रिलेटिविटी की थ्योरी समझाने लग जाएंगे। अल्टीमेटली जो सेगमेंट हम पढ़ रहे हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ मैक्सवेल के ही लॉस को बेसिक मानते हुए, ट्रू मानते हुए, जो रिलेटिविटी की थ्योरी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन, वो बनाई गई थी। आइंस्टीन ने इस पूरे सेगमेंट को जो हम पढ़ रहे हैं इसको सही मानते हुए काम किया था। तो उसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में लाने का काम लाप्लास नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने किया था। और एक फॉर्मूला डराइव किया, दैट m इज इक्वल टू m0 बाई √1 - v² बाई c²। ये जो m0 है ये बड़ा गंदा सा दिखने वाला प्राणी बड़ा अच्छा है।
इसका मान है, इसका जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं रेस्ट मास। ये रेस्ट मास क्या चीज़ होती है? असल में जिस चीज़ को आज तक हम मास समझते आए हैं वो हमारा रेस्ट मास ही होता है। तो ये एम नॉट रेस्ट मास है। तो ये एम क्या है सर? ये एम का मतलब है काइनेटिक मास। काइनेटिक मास, ये काइनेटिक मास है। बड़ा अच्छा लगा सुन के। काइनेटिक मास का क्या मतलब? जब पार्टिकल दौड़ने लगता है, चलने लगता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो हम ऐसा कहते हैं कि उसका मास चेंज हो गया। अच्छा, तो यहाँ से जो ये v है वो v क्या है? v इज स्पीड ऑफ पार्टिकल। अच्छा, तो ये c क्या है? c इज स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, बचपन से पढ़ा नहीं? नहीं, वैक्यूम में। ठीक है ना? c तो वैक्यूम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये वैक्यूम के लिए। अब मुझे बताओ कौन तेज दौड़ता है, स्पीड ऑफ लाइट या कोई पार्टिकल? तो जवाब है कि सर पार्टिकल तो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास भी नहीं होता। हाँ, नहीं होता। और रिलेटिविटी की थ्योरी भी यही समझाती है कि नो ऑब्जेक्ट कैन मूव फास्टर देन लाइट। अच्छा, अच्छी बात। अब गौर से देखो, ये v जो है जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये वो मैक्सिमम स्पीड है जो आप अपनी लाइफ में इधर उधर किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। जेट प्लेन्स की भी बात कर लें तो जो फाइटर जेट्स होते हैं वो 400 मीटर पर सेकेंड के आसपास की स्पीड से दौड़ते हैं। 400 500। स्पीड ऑफ लाइट की चर्चा करो तो ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास के ऑर्डर की है। तो गौर से सोचो, ये जो फैक्टर निकल के आ रहा है ये बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर v² है, तो मतलब 100 का स्क्वायर 10⁴, और नीचे c² यानी 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16। तो 10⁴ डिवाइडेड बाई 10⁻16, तो बचा बेटा 10⁻−12। डेसिमल के आगे 12 जीरो, मतलब ये वैल्यू इज टेंडिंग टू जीरो। और 1 माइनस समथिंग वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो इज 1। और 1 का जो यहाँ पे आप रूट करोगे तो वैल्यू आएगी 1। एंड एम नॉट को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो वो एम के बराबर ही आ जाएगा। हाँ, जितना मैंने बोला है इसको 10 सेकंड रिवाइंड करके दोबारा सुनना, ठीक? तो अगर एम नॉट एम के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली जब हम डेली लाइफ में जिन स्पीड्स पे चलते हैं उन स्पीड्स पे चलने पर v²/c² का जो फैक्टर है वो इतना छोटा होता है कि डोमिनेटिंग होता ही नहीं, कोई इफेक्ट क्रिएट ही नहीं करता, इसलिए हमें कभी महसूस ही नहीं होता कि मास बढ़ गया। बट अगर हम बातें करें इलेक्ट्रॉन्स की, मैं अगले स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। अगर हम बातें करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के द्वारा इतना ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया जाता है कि ये तो नहीं कहेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ने लगते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के आसपास अप्रोच करने लगते हैं, उनसे 1/10 उनसे 100th स्पीड में दौड़ने लगते हैं। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल, हल्के पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लग जाए तो ये v²/c² का फैक्टर जो है वो इग्नोरेबल नहीं रह जाएगा, वो 0.1 0.01 ऐसे फैक्टर में आ जाएगा। अगर ये फैक्टर आ गया तो ये 1 के आगे इग्नोरेबल वैल्यूज़ नहीं है। अगर नहीं है तो मतलब क्या हुआ, 1 माइनस समथिंग विच इज़ स्मॉलर देन 1, तो ये तो आएगा भाई 1 से छोटा ही आने वाला है। कॉमन सेंस, आप 1 से घटा रहे हो किसी चीज़ को, 1 से छोटे का किसी का रूट करोगे तो वो भी 1 से छोटा ही आना है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी, स्मॉलर देन 1। और एम नॉट डिवाइडेड बाई समथिंग विच इज स्मॉलर देन 1, तो ये पूरी क्वांटिटी जो है ये बड़ी हो जाएगी एम नॉट से, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को एक से छोटे नंबर से डिवाइड करो तो जो टोटल वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा काइनेटिक मास है दैट इंक्रीजेस, दैट इज ग्रेटर देन द रेस्ट मास, अगर स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाए। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में जब इलेक्ट्रॉन की बातें करने लगते हैं हम, तो हम कहते हैं कि जब उसको इतना एक्सेलरेट कर दो कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में आ जाए, उससे 100 गुनी छोटी या उससे 10 गुनी छोटी, 50 गुनी छोटी ऐसी हो जाए, कंपैरिजन में आ जाए, इग्नोरेबल ना रहे, ऐसे समय पे जो मेरा काइनेटिक मास है वो इंक्रीज कर जाएगा। किससे? रेस्ट मास से। तो पार्टिकल का मास बढ़ जाता है। पर चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। कितना भी तेज दौड़ा लो, चार्ज बढ़ गया था इलेक्ट्रॉन का, उसी स्पीड पे चलते हुए इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन चार्ज इंक्रीज नहीं करेगा। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी तेज आप चल रहे हो, चार्ज उतना ही है जितना है। तो ये तो मास वर्सेस चार्ज की बात हो गई। अब एक नई प्रॉपर्टी चार्ज की। नई प्रॉपर्टी क्या है? बहुत खूबसूरत अच्छी प्रॉपर्टी है, देखें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है भाई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व रहता है।
कंजर्व करने का मतलब कोई इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज के बराबर होने लगे तो हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। मतलब ना चार्ज कभी मरे ना कभी जिंदा हो तो हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। थोड़ा सा स्टेटमेंट में बुराई है लेकिन समय के साथ समझ आएगी। मान लो कि एक +1 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है, +3 कूलम चार्ज है एक सिस्टम के अंदर ये चार्ज है, और मैं ये कह दूं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का क्या मतलब? आइसोलेटेड का मतलब है कि बाहर से अंदर कोई चार्ज नहीं आ सकता और अंदर से बाहर कोई चार्ज नहीं जा सकता। ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, अलग थलग है दुनिया में, इसके साथ किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये जो 3 बॉडीज़ मैंने गोले के अंदर बनाई, +1 कूलम, -2 कूलम और +3 कूलम की, ये आपस में चार्जेस को चेंज कर सकती हैं, एक्सचेंज कर सकती हैं। सिस्टम के अंदर हैं ये, सिस्टम के अंदर की एंटिटीज़ आपस में चार्ज एक्सचेंज कर सकती हैं, तो अपना कम ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। कोई प्लस में बढ़ सकता है, कोई माइनस में बढ़ सकता है, लेकिन बाहर से चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरह की बात हो गई कि अगर एक कमरे के अंदर 3 बच्चे खड़े हैं, तीनों के पास 10-10 रुपये हैं, और बाहर से अंदर कोई नहीं आ रहा, अंदर से बाहर कोई नहीं जा रहा, तो इनके पास जो टोटल रुपीज़ हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे। एक लड़का 30 के 30 ले सकता है, 10-10 बांट सकते हैं, एक लड़का 20 ले सकता है, 10 ले सकता है, और भी तरीके पॉसिबल हैं। लेकिन इनिशियली अगर 30 रुपये हैं और अंदर से बाहर कोई नहीं गया, बाहर से अंदर कोई नहीं आया, तो फाइनली भी 30 रुपये ही होने चाहिए। उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम के पास अगर इनिशियली Q1, Q2 और Q3 चार्ज था और सिस्टम आइसोलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो फिर तो भाई बाहर से कोई अंदर आ गया ना, और अंदर आ गया तो फिर तो कहानी बदल गई। कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिया जा सकता है, एक्स्ट्रा चार्ज निकाला जा सकता है। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब चार्ज इज नॉट ट्रांसफर्ड एनीवेयर, तो आपस में चार्ज ट्रांसफ़र करके मान लो इनके पास Q1 प्राइम, Q2 प्राइम और Q3 प्राइम कोई चार्जेस आ जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इनिशियली चार्जेस एक एक पार्टिकल पे कितने थे, फाइनली कितने हैं, वो आपस में मैच करें ना करें, पर इनिशियल चार्जेस का सम और फाइनल चार्जेस का सम हमेशा बराबर आने वाला है। क्योंकि कोई ना हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं ना हम चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि द नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। द नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा यूनिवर्स के ऊपर क्यों आ गए सीधा सीधा? भाई अभी ये बोला ना कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। इसका मतलब अगर आप किसी भी 2-4-6 पार्टिकल की बात करने लग जाओ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो इसका मतलब ये होगा वो जो 2-4-6 पार्टिकल की आप बात कर रहे हो वो उनका आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पड़ेगा। उनका इंटरेक्शन, उनका ट्रांसफ़र, उनके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र दुनिया भर से आपको रोकना पड़ेगा। इसी स्केल को बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, अल्टीमेटली आपके पास सबसे बड़ा स्केल आएगा यूनिवर्स का। अगर सबसे बड़ा स्केल यूनिवर्स का आता है तो उसका मतलब ये है कि यूनिवर्स के अंदर ही तो सारी चीज़ें हैं। तो यूनिवर्स तो किसी से कुछ ले नहीं रहा, कुछ दे नहीं रहा, इट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जितना भी चार्ज मौजूद है, जितना भी है, वॉट एवर बी द चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर, वो कंजर्व है। ना वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है। इसका मतलब चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा नहीं है। चार्ज कैन बी क्रिएटेड जैसे, और कैन बी डिस्ट्रॉयड जैसे। एक इलेक्ट्रॉन लियो और इसका एक एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। भाई हमने लिया इलेक्ट्रॉन और इसका एंटी पार्टिकल दैट इज पॉजिट्रॉन। इनको आजू बाजू छोड़ दिया जाए, प्लस और माइनस हैं, अट्रैक्ट करेंगे और कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन खत्म हो गए। इफ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रॉयड देन द चार्ज ऑन देम इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। ये तो सत्य बात है यार। इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ तो उसका चार्ज भी तो खत्म हुआ, क्योंकि चार्ज कम्स विद पार्टिकल। चार्ज तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल ही मर गया तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? तो सर जी पार्टिकल मर के गए कहाँ? E=mc², आइंस्टीन की इक्वेशन सबने सुनी है। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज खत्म हुआ है उसके इक्वल अमाउंट की एनर्जी बन के रिलीज हो गई। वो तो ठीक है, पर चार्ज तो खत्म हुआ ना। अभी तो आपने कहा चार्ज कंजर्व है। सुनो सुनो सुनो, हमने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं हो सकता, हमने ये भी नहीं कहा कि नेगेटिव खत्म नहीं हो सकता, हमने ये कहा कि नेट चार्ज खत्म नहीं किया जा सकता। जितना पॉजिटिव चार्ज खत्म किया गया उतना ही नेगेटिव चार्ज भी खत्म किया गया। यानी कि अगर ओवरऑल में इन दोनों को जोड़ लेता तो टोटल चार्ज कितना आने वाला था? 0। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रॉय किया जाएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा। एंड सेम इज फॉर पॉजिटिव चार्ज क्रिएशन। गामा फोटॉन्स होते हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं हम लोग, तो एक गामा रेडिएशन ख़त्म करके उस एनर्जी को कंडेंस करके जब पार्टिकल बनाया जाता है तो उससे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है। अब ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पेयर जब बना तो गौर से देखो, इस फोटोन के पास किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बना, सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज बना, और मैं राइट हैंड साइड पे अगर टोटल चार्ज निकालने जाऊँ तो फिर से ये जीरो ही आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल चार्ज कितना बन जाएगा? जीरो। जीरो बन गया, काम खत्म, पैसा हजम। अच्छा लगा सुन के? इसका मतलब नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, नेगेटिव चार्ज खत्म किया जा सकता है, पॉजिटिव खत्म किया जा सकता है, पर शर्त यह है कि जितना पॉजिटिव खत्म करोगे उतना ही नेगेटिव खत्म करना पड़ेगा, जितना पॉजिटिव क्रिएट करोगे उतना ही नेगेटिव क्रिएट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट क्रिएट अ नेट चार्ज, नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव नहीं क्रिएट कर सकते, एंड दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। नाउ मूव ऑन। कहानी चार्ज की चल रही है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, चैप्टर अभी तक आया नहीं है ना। चार्ज की जितनी प्रॉपर्टी पढ़नी थी उनमें से मोस्टली हम कर चुके हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के नाम पे। अब ऐसा कुछ विचार है कि चार्ज के बाद हम चार्ज की कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ पे और आएँ। जैसे लेट अस से एक पार्टिकल है, इस पर प्लस Q1 चार्ज है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है उस पर प्लस Q2 चार्ज है, प्लस की माइनस ले लो इस पे, चलो माइनस Q2 चार्ज है। आपको बहुत सिंपली पता है कि प्लस और माइनस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करने वाले हैं, कर रहे हैं, करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। अचानक से यहाँ पर एक प्लस Q3 चार्ज आ गया, प्लस Q3 चार्ज आया तो इस माइनस ने इस प्लस वाले को अट्रैक्ट किया, इस Q3 ने Q2 को अट्रैक्ट किया, लेकिन प्लस प्लस होने की वजह से तुमको दिखाई देगा कि Q1 को रिपल्शन होगा और Q3 को भी Q1 की वजह से रिपल्शन होगा। इसमें क्या लॉ है? लॉ बताता हूँ। जो ये फोर्स है Q1 और Q2 की, जब Q3 नहीं था उस वक्त जितनी लग रही थी, Q3 के आने के बाद भी ये उतनी ही लगेगी। मतलब फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ, नहीं पड़ा। ऑल्दो कोई बच्चा ये कहे कि Q2 पे फोर्स बदली कि नहीं बदली? हाँ बदली, क्योंकि Q1 जितनी लगा रहा था उसके साथ अब Q3 वाली भी तो फोर्स आने लग गई, तो नेट फोर्स चेंज हो गई। लेकिन Q1 जितनी अकेले फोर्स लगा रहा था Q3 के प्रेजेंस में भी उतनी ही फोर्स लगाएगा, और Q3 अकेला होता तो जितनी Q2 पर फोर्स लगाता उतनी Q1 के प्रेजेंस में भी लगाएगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि फोर्स between two charges is unaffected by the presence or absence of any other charge। ये मत समझना कि नेट फोर्स नहीं बदली, नेट फोर्स बदली है, पर दो चार्जेस का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक, यानी कि अगर कोई तीसरे चौथे पांचवें जितने भी चार्जेस हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Q1 Q2 के बीच जो फोर्स है, सिमिलरली Q2 Q3 के बीच फोर्स है, सिमिलरली Q1 Q3 के बीच फोर्स है, यानी म्यूचुअल इंटरेक्शन, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ये किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता है। चार चार्जेस रखे होंगे तो भी हम उतनी फोर्स लगाएंगे, और कोई भी नहीं होगा तो भी उतनी फोर्स लगाएंगे। हाँ, वो पता लगा है कि अगर 4-5 चार्जेस आ गए तो वो भी अपनी फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स बदल जाएगी, बट म्यूचुअल इंटरेक्शन किसी तीसरे चार्ज से अनअफेक्टेड रहता है। कोई परेशानी इसमें? बिल्कुल नहीं। ये बात रट के रखनी है। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली, है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की कहानी है ये। इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को जब हम चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे तो और डिटेल में देखेंगे व्हाट इज रियली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो फिलहाल जो ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, आज के दिन हमने सिर्फ चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को ही जाना है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं जाना है। तो पहले ऐसे ही किया जाता है कि सबसे पहले एक बात ये भी है ना कि पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और सारी कहानी की जड़ चार्ज है, तो कम से कम समझ तो लें कि चार्ज है क्या। तो चार्ज क्या होता है वो पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है वो पढ़ा। तो हमने कुछ स्लाइड पीछे करके देखें, एक चीज़ सीखी थी ये। इस सेगमेंट में हमने ये देखा था कि फर्स्ट वाला पार्ट जो है, जब चार्ज रेस्ट पे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। हमारा चैप्टर जब शुरू होगा या जब सिलेबस शुरू होगा अगले लेक्चर से, उसमें हम सबसे पहले चार्ज को रोक कर उसकी स्टैटिक फील्ड को देखेंगे।
बाद में मैग्नेटोस्टैटिक्स देखेंगे, बाद में मैग्नेटोडायनेमिक्स देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पूरा पार्ट देखेंगे। ये हिस्सा जो है ये हम शुरू करेंगे चार्ज को रेस्ट पे रखकर। तो अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे। तो अगला जो सेगमेंट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये मिलेगा आपको अगले लेक्चर में। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, उसके बाद पढ़ेंगे गॉस लॉ, और इन दो लॉस पर पूरा का पूरा एक बढ़िया लेक्चर सीरीज, बढ़िया चैप्टर, बढ़िया यूनिट निपटाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले इस लेक्चर को रिवाइज करिए। रिवाइज करने से चीज़ें याद हो जाएंगी, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्स लॉ की चीज़ें आएंगी वो बेहतर से समझ आएंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए इस लेक्चर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए कल तक का वेट करिए। थैंक यू।